हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कवर कर लिया था कंज्यूमर राइट्स। पूरा कंप्लीट हो गया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको ये टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और आफ्टर दिस चैप्टर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दो चैप्टर और हैं हिस्ट्री के, विच आर फॉर द पीरियोडिक असेसमेंट। उसमें एक है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें इंटरनल चॉइस है एक तरह से। ठीक है बच्चों, तो वो भी हम कवर कर लेंगे, बट वो फॉर पीरियोडिक असेसमेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। और अब एनटीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। वैसे एवरी ईयर एनटीएससी फर्स्ट जो संडे होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर तब कंडक्ट करते हैं। दिस टाइम जो एनटीएससी का नोटिफिकेशन आया है, एज पर दैट 13 दिसंबर दे हैव गिवन द डेट फॉर द एनटीएससी एग्जाम। तो हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना है इस बात के लिए कि उसी डेट पे होगा। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, इससे पहले होने का तो चांस नहीं है। सच हो सकता है थोड़ा सा और डिले हो, बट वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि एनटीएससी का एग्जाम इट विल बी कंडक्टेड ऑन 13 दिसंबर फॉर दिस ईयर। जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया है, आप भी चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। फर्दर एज यू ऑल नो कि स्टेज 1 जो है इसके अंदर वो स्टेट बोर्ड कंडक्ट करेगा आरबीएससी। आरबीएससी का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन इस रिगार्ड में नहीं आया है कि अभी कैसा क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसा क्या होगा। बट हमें यह पता है कि 10th आरबीएससी तो आएगी ही, तो वो हम स्टार्ट कर देंगे आफ्टर दिस चैप्टर। हम वाला जो पोर्शन है 10th आरबीएससी वाला, हम उसको स्टार्ट कर लेंगे और उसके लेक्चर्स आप लोगों के पास आते जाएंगे। तो जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे सीरियसली इसके लिए, क्योंकि आपका स्कूल का भी चल रहा है, ये लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे। हम जूम सेशन भी कंडक्ट करेंगे एंड सून वी विल स्टार्ट टेस्ट सीरीज फॉर द एनटीएससी ऑल्सो। अभी दिस ईयर, इस साल से ऐसा है कि आरबीएससी ने भी क्लास 9th में सीबीएसई की बुक्स लेनी है। इससे पहले लास्ट ईयर तक उनका 9th का भी अलग था, 10th का भी अलग था। तो लास्ट ईयर ऐसा था कि हमने 9th आरबीएससी भी कवर किया और 10th आरबीएससी भी कवर किया था। अभी इस बार से फ्रॉम दिस ईयर आरबीएससी में 9th में सीबीएसई की बुक्स हैं और 10th में अभी आरबीएससी की है। नेक्स्ट ईयर से, लेकिन तब तक आपका नहीं रहेगा, बट नेक्स्ट ईयर से 10th में भी आरबीएससी का यह है कि वो सीबीएसई की बुक्स को अडॉप्ट कर लेंगे और उसी को पूरा फॉलो करेंगे। अब इस साल थोड़ा सा कंफ्यूजन जो रहने वाला है, कंफ्यूजन है इन द सेंस आप ये कह सकते हैं, एक तो पहले स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाए आरबीएससी का, तब जाके थिंग्स ज्यादा क्लियर होंगी। बट अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि जैसा लास्ट 2 ईयर से पैटर्न है, उससे पहले ऐसा होता था, जो लास्ट ईयर गया उससे पहले जो था, उससे पहले तो करवा स्टेट रहा था, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस स्पेशली अगर एसएसटी की बात करें तो वो सीबीएसई के ही आ रहे थे। फिर लास्ट 2 ईयर से ऐसा होने लगा कि आरबीएससी के क्वेश्चंस आने लगे। तो हमने कवर किया, बच्चों ने अच्छे से किया, सिलेक्शंस भी हुए। 9th आरबीएससी भी किया था, 10th आरबीएससी भी किया था। अब इस साल थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि 9th सीबीएसई आरबीएससी में इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। अब जो 10th आरबीएससी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो 10th आरबीएससी में, उन्होंने तो 9th सीबीएसई पढ़ी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ एक कंफ्यूजन सॉर्ट ऑफ है जो पूरा नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। तो अगर नीड होगी तो हम 9th आरबीएससी को भी एक बार टच कर लेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेंगे और 10th आरबीएससी को हम पूरा का पूरा कवर करेंगे ही कंसाइज फॉर्म में, जो भी सारा इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था कि जितना पढ़ाया था उसमें से आए थे क्वेश्चंस कुछ उसके बाहर के नहीं आए थे, सारा का सारा उसमें कवर हुआ था। तो इस बार भी हम जो पूरा का पूरा रहेगा 10th आरबीएससी करेंगे। लेक्चर्स आपके उसके कंटिन्यूसली आते जाएंगे, आप लोगों को उसको रेगुलरली देखना है। टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट कर लेंगे। तो अब इसमें ऐसा है कि 9th सीबीएसई तो आप पढ़ के आए गए हैं, अच्छे से आपने पढ़ लिया है। 10th सीबीएसई का जितना है वो 2 चैप्टर्स भी हम करेंगे, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, या तो उसके बाद ही ले लेंगे या आप आगे देख लेंगे, जैसा भी होगा वो भी हम कवर करेंगे, क्योंकि 2 पीरियोडिक असेसमेंट के लिए हैं, लेकिन एक तरह सिलेबस का पार्ट है।
बट 10th सीबीएसई में आने का लास्ट 2 इयर्स का अगर हम पैटर्न देखें तो 10th सीबीएसई वाले पोर्शन में से आने का इतना चांस नहीं है। ठीक है, 9th सीबीएसई आपका कवर है और वो जो इस बार से 9th सीबीएसई 9th आरबीएसई में भी है और इधर 10th आरबीएसई हम कवर करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग आपके फर्दर अभी जूम सेशंस वगैरह लगा देंगे, उसमें हम और इसको डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आपको क्या क्या कवर करना है। आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करेंगे अलग से फॉर 10th आरबीएसई 9th आरबीएसई, जो भी इनके मॉड्यूल्स बने हुए आपको देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्लास में भी कवर करेंगे। आपको उनको अच्छे से करना है, उसके साथ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको अच्छे से करना है, तो काफ़ी अच्छे से वो आपका कवर हो जाएगा। कई बच्चे आरबीएसई की बुक्स भी लेते हैं, उसमें काफ़ी वैसे ज़्यादा हो जाता है मटेरियल एक तरह से, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं। आप आरबीएसई की बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसके भी डाउट्स हैं तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइन से मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लाइफलाइंस में ये बेसिकली बात कर रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जैसे आर्टरीज एंड मीन्स होती हैं, दे कैरी ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर, तो इसलिए उनको एक तरह से हमारी लाइफलाइंस बोला जाता है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन को, गुड्स को, सर्विसेज को, पर्सन्स को, लेबर्स को ये मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट, यानी इकोनॉमी इन्हीं से ही चलती है अगर देखा जाए, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें हम ये जो डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन वो डिस्कस करेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट की हम इसमें बात करें तो आप इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक हो जाएगा आपका वाटर ट्रांसपोर्ट और एक हो जाएगा आपका एयर ट्रांसपोर्ट या एयरवेज, लैंडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लैंडवेज, लैंड ट्रांसपोर्ट। इसमें सबसे जो कॉमन है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, दैट इज रोडवेज, जो नेटवर्क ऑफ रोड्स हैं। फिर आ जाएगा आपका इसमें रेलवेज, जो रेलवे नेटवर्क है, एंड आफ्टर दैट एक और पढ़ेंगे हम पाइपलाइंस। पाइपलाइंस रिसेंटली ऐड हुआ है, मतलब इतना रिसेंट भी नहीं, पहले पाइपलाइंस का यूज होता था वाटर सप्लाई के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। अब और इसका अच्छा यूज हुआ है, और ज्यादा यूज होता है इसका फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल, गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनफैक्ट सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट होता है इफ इट्स इन द स्लरी फॉर्म, स्लरी फॉर्म में सॉलिड को भी ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें जो सबसे रिसेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज पाइपलाइंस। वाटरवेज एक तो विद इन द कंट्री, इनलैंड, ठीक है, ये इंडिया में अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। अभी इंडिया में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं हुआ है, फिर भी गंगा रिवर पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे इस पे अच्छा वर्क हो रहा है, स्टार्ट भी है। जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, इन द सिमिलर वे वी हैव नेशनल वाटरवेज आल्सो। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। और एक हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की, अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता है 80% तक, हमने रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जितना भी वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है उसमें 80% तक इट इज थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। जो बड़े बड़े शिप्स मूव करते हैं, कार्गो शिप्स कहते हैं उनको, उसके थ्रू होता है। फिर आ जाएगा आपका एयरवेज, इट इज फास्टेस्ट। रिसेंट ईयर्स में इंडिया में इसमें बहुत इंक्रीज हुआ है। फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट अगेन द कॉस्टलीस्ट ऑल्सो। अब हालांकि चीपर एयरलाइंस भी आने लगी हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंक्रीज हो रहे हैं। पहले इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट को एक लग्जरी कंसिडर करते थे कि अगर आप एरोप्लेन के थ्रू जा रहे हैं, एयरप्लेन के थ्रू जा रहे हैं, तो उसको एक लग्जरी कंसिडर किया जाता था। बट अब सिनेरियो चेंज हुआ है, डोमेस्टिक रूट्स पे एयर ट्रांसपोर्ट एक बहुत कॉमन थिंग है।
1991 में स्पेशली जब से हमने ये पॉलिसी ली एलपीजी, हमने डिस्कस भी किया था कि टर्शियरी सेक्टर की काफी ग्रोथ हुई। जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ने लगे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज। तो एयर ट्रांसपोर्ट की भी डिमांड काफी इंक्रीज हुई। रिसेंटली इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स ओपन हुए हैं, अजमेर का एयरपोर्ट भी इसमें एक है। 2 करोड़ पैसेंजर्स का नंबर हमने क्रॉस कर लिया है। और इंडियन जो एयरवेज है या ये जो मार्केट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। अभी भी अगर हम पॉपुलेशन के टोटल परसेंटेज पे बात करेंगे तो बहुत कम सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का जो एयर ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहा है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे, नंबर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट 140 करोड़ की पॉपुलेशन पे जब हम बात करेंगे तो अभी भी परसेंटेज तो कम है, लेकिन हाँ इंक्रीज होता जा रहा है। नंबर ऑफ एयरपोर्ट भी पहले से बहुत ज्यादा हुए हैं। पहले राजस्थान में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट हुआ करता था, जयपुर का, अभी अजमेर का है। उदयपुर भी था पहले, लेकिन तब वो लेवल पे नहीं था। जोधपुर हो गया है, बीकानेर हो गया है, कोटा हो गया है, बहुत सारी प्लेसेस पे एयरपोर्ट्स आ गए हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी विल टेक रोड ट्रांसपोर्ट, या अगर हम रोडवेज की बात करें तो सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रोड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज सबसे कॉमन है, डेली बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स अगर हम डिस्कस करें रेलवेज के कंपैरिजन में रोड ट्रांसपोर्ट के क्या बेनिफिट है, तो सबसे मेन थिंग तो ये हो जाएगा कि इट कैन ट्रेवल्स, ये ऐसे एरियाज को कवर कर सकता है रोड ट्रांसपोर्ट जो अंडुलेटिंग एंड डाइसेक्टेड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी पता है ना बच्चों, जो लैंड सरफेस का जो मतलब जैसा स्ट्रक्चर है, तो इट कैन ट्रैवर्स अंडुलेटिंग एंड डाइसेक्टेड टोपोग्राफी मींस जो अनइवन सरफेसेस है। रेलवे ट्रांसपोर्ट वहां के लिए ज्यादा सही है जो प्लेन एरियाज हैं, लेकिन जो अनइवन एरियाज हैं, माउंटेनियस एरियाज हैं, वहां पे अभी भी मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोडवेज ही है। वहां पे रेलवे नेटवर्क या तो नहीं है, और अगर रेलवे नेटवर्क स्प्रेड करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रोड ट्रांसपोर्ट का ओवर द रेलवेज, रेल ट्रांसपोर्ट, कि इट कैन ट्रैवर्स अंडुलेटिंग एंड डाइसेक्टेड टोपोग्राफी। माउंटेनियस एरियाज में भी रोड ट्रांसपोर्ट ही रहेगा। माउंट आबू तक जाने के लिए आपको प्रोबेबली ट्रेन नहीं है कोई, वहां तक क्या जाता है, सिर्फ रोडवेज ही जा सकता है। फॉर स्मॉलर डिस्टेंसेस एंड लेस नंबर ऑफ पैसेंजर्स, अगर छोटा डिस्टेंस है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम है तो भी ज्यादा इकोनॉमिकल रोड ट्रांसपोर्ट रहेगा। जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है एक तरह से रोडवेज का कम है एज कंपेयर टू द रेलवेज, रेलवेज का ज्यादा है रोडवेज के कंपैरिजन में। बट हाँ, लॉन्ग रन में क्या होता है कि रोडवेज का मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए होता है, तो वहां पे फेयर ज्यादा होगा। अगर आप यहां से जयपुर जाएंगे ट्रेन में जनरल क्लास का टिकट लेके रेलवेज का, तो उसका टिकट अराउंड 80 रुपीज इस तरह से आएगा, 100 रुपीज जो भी अभी करंट में कॉस्ट चल रही होगी। वहीं अगर आप एक ब्लू लाइन बस से, नॉर्मल एक्सप्रेस बस से यहां से जयपुर जाएंगे तो अराउंड 175-180 रुपीज का उसका टिकट आएगा। तो ये एक बेनिफिट है रोडवेज का कि उसको स्टेब्लिश करने का कॉस्ट कम है, लेकिन लॉन्ग रन में रेलवेज का मेंटेनेंस कम रहता है, और इसीलिए अगर हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में जाएंगे तो रेलवेज चीपर पड़ेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा। आपको मुंबई जाना है यहां से, तो आप चाहे वॉल्वो बस भी हो, आपको उतना कंफर्ट नहीं रहेगा जितना आप आराम से एक थर्ड एसी में, सेकंड एसी में जा सकते हैं, उसमें आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और कॉस्ट भी जो रहेगी वो रेलवेज की कम होगी एज कंपेयर टू द रोडवेज। और रोडवेज के अगर हम बेनिफिट की बात करें तो रोडवेज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रेलवेज, रेलवेज के केस में ये पॉसिबल नहीं है डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट। इट एक्ट्स एज फीडर
फॉर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये वर्ड समझ लेना, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको गुड्स रेलवे के थ्रू, गुड्स ट्रेन देखी होगी आपने, ठीक है, अगर लेकिन वहां तक भी गुड्स पहुंचाने के लिए अल्टीमेटली आपको ट्रक्स की नीड रहेगी, एंड ट्रक्स है तो अगेन क्या चाहिए होगा आपको, रोडवेज। अगर आपको पोर्ट्स तक भी अपने गुड्स पहुंचाने हैं, सीधा बिल्कुल पोर्ट्स तक, तो भी आपको किसकी नीड रहेगी, ट्रक्स की, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट की। तो इट इज फीडर फॉर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही बेसिक है हमारी लाइफ का। करंट में हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट रोड ट्रांसपोर्ट। पर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिस्कस कीजिए क्या बेनिफिट्स है रोड ट्रांसपोर्ट के ओवर द रेल ट्रांसपोर्ट, और क्या बेनिफिट होंगे रेल ट्रांसपोर्ट के ओवर द रोड ट्रांसपोर्ट। तो आपको इसमें ये पॉइंट्स बताने हैं। डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट, फीडर, इट एक्ट्स ए फीडर फॉर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब अपन इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे। हाँ तो बच्चों, फर्स्ट जो है इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में, दैट विल बी द एक्सप्रेसवेज, सुपर एक्सप्रेसवेज अपन जिनको बोलते हैं, ठीक है। पहले जो कॉन्सेप्ट, पहले इंडिया में नहीं थे एक्सप्रेसवेज। जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, जैसा कि हमने डिस्कस किया प्रीवियस चैप्टर्स में, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो थर्ड टर्म था, उस समय इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया। इससे पहले यहाँ पे नेशनल हाईवेज हुआ करते थे, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। नेशनल हाईवेज होते हैं बेसिकली टू कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स। एक्सप्रेसवेज बच्चों क्या होता है बेसिकली कि जो इंडिया में दो मेन तरह के बनाए गए हैं, अभी अपन देखते हैं। 6 लेन सुपर एक्सप्रेसवेज, किसी भी तरह का कोई स्पीड ब्रेकर कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। अगर आप अहमदाबाद से बड़ौदा जाएंगे तो आपको 80 किलोमीटर के अराउंड जर्नी होगी, और हार्डली 2 कट आते हैं उसमें। अगर वो मिस कर दिया किसी पर्सन ने तो उसको आगे से फिर से पूरा घूम के आना पड़ेगा। दैट आर द एक्सप्रेसवेज। जो यमुना एक्सप्रेसवे जो काफी न्यूज में रहा है, उसमें मिड 21 तक को इन्होंने वहां पे लैंड करवाया कि इमरजेंसी कभी ऐसी हो जाए, स्ट्रेटेजिक टाइम्स पे वॉर सिचुएशन क्रिएट हो, तो सुपर एक्सप्रेसवेज वाजपेयी गवर्नमेंट को इस बात का क्रेडिट जाता है। उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया। अगर आपको ध्यान हो, जब हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था नेपोलियन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या था, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जितना ज्यादा ये डेवलप होगा उतने ही ज्यादा ट्रेड होगा, उतनी ही ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो बच्चों ये 2 टाइप्स के हैं। एक हो जाएगा आपका इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप नेम से आइडिया लगा सकते हैं, ये इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड बैक टू दिल्ली। 5,846 किलोमीटर्स। कितना है ये? 5,846 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। अब ये पहले अजमेर से लेके जयपुर तक सिंगल रोड हुआ करता था, ठीक है। सिंगल रोड मतलब कोई डिवाइडर नहीं था, एक तरफ से गाड़ी जाती थी, एक साइड से जा रही है, दूसरी साइड से आ रही है। बहुत टाइम लगता था, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते थे। तो किशनगढ़ से लेके जयपुर तक का जो आप पूरा देखते हैं वो इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कवर हुआ था। फ्रॉम किशनगढ़ टू जयपुर, जब मुंबई से दिल्ली कनेक्ट किया तो किशनगढ़ से जयपुर वाला भी इसके अंदर कनेक्ट हुआ था। फिर बाद में अजमेर से किशनगढ़ का बनाया गया, वो अलग प्रोजेक्ट था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में किशनगढ़ टू जयपुर कनेक्ट हुआ था। इसकी मेंटेनेंस करता है NHAI। जगह जगह आपने इसके, खासकर जहां पे हम टोल पे करते हैं वहां पे आपने इसके बोर्ड्स देखे होंगे, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसा ही इसमें सेकंड है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ यानी कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, एंड ईस्ट वेस्ट सिलचर टू पोरबंदर इन गुजरात। इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो टोटल लेंथ है रोड्स की 7,300 किलोमीटर्स। नॉर्थ साउथ श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट सिलचर टू पोरबंदर। जो लेंथ ये कवर कर रहे हैं 7,000
300 किलोमीटर्स प्लस 363 किलोमीटर्स की ब्रांचेस निकल रही हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से और नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से, जो कनेक्ट करती है इसको विद द 10 मेजर पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। किससे कनेक्ट करती है? 10 मेजर पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ये बेसिकली ट्रेड इंक्रीज करने के लिए। अभी सोचिए, राजस्थान बहुत फेमस है अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी डिमांड है, बट राजस्थान की कोई वाटर ट्रांसपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो इमेजिन कीजिए वो टाइम जब एक्सप्रेसवेज नहीं रहे होंगे, तो राजस्थान के अलग अलग एरिया, जोधपुर हुआ, झालोर हुआ, वो बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। वहां से अगर कोई चीज की डिमांड आती है फॉरेन नेशन से, तो पहले तो कितना टाइम लगेगा उसको पोर्ट तक पहुंचाने में, एक्सक्यूज मी, पहले बहुत सारा टाइम लगेगा गुड्स को पोर्ट तक पहुंचाने में, उसके बाद फिर एक्सपोर्ट करेंगे जो नेशन में जाना है, जो कंट्री में जाना है। ये बनने से उसको बहुत बेनिफिट हो, स्पेशली एक्सपोर्ट को और इंटरनल ट्रेड को भी। ये जो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये डेफिनेटली किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। तो ये आप मैप में देखना, मैप आपका दिया हुआ है, दैट पॉइंट इज झांसी, जहां पे नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, झांसी इन उत्तर प्रदेश। ये जो प्रोजेक्ट है, इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिला इंडिया में ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड भी हमारा इंक्रीज हुआ। और इसी को देखते हुए आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि वाजपेयी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया जो प्रोजेक्ट ऑफ द इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स। दो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया, वर्क स्टार्ट नहीं हो पाया। बाकी उन्होंने था ये इनका कि रिवर्स को भी इंटरलिंक किया जाए। अभी जो करंट गवर्नमेंट है, अगेन उनका बहुत ज्यादा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा रोड्स, एक्सप्रेसवेज बनने चाहिए। यमुना एक्सप्रेसवे का काम करंट गवर्नमेंट जो है उसी के उसमें पूरा हुआ है, और भी ऐसे बहुत सारे बन रहे हैं। अभी आज एक टनल आपने सुना होगा, अटल टनल जिसको बोल रहे हैं, ये आज इसका इनॉग्रेशन होना है। ये कंप्लीट हुआ है, 9 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है, पूरा टनल है एक तरह से। अगर आप कोटा गए होंगे तो बूंदी से कोटा की तरफ जब जाते हैं ऐसा टनल आता है, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा। तो 9 किलोमीटर्स का ये टनल बनाया है। अब सोचो 9 किलोमीटर्स कितने ज्यादा होते हैं, वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट टनल्स में से है ये। इसके बाद आएगा आपका इसमें नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज दे कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स। जो नेशनल हाईवेज है वो कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल्स, और इनकी मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नॉर्मली 4 लेन्स के होते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। नेशनल हाईवे 7, ये भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, एनएच लिखते हैं इस तरह से। नेशनल हाईवे 7, इसको आपके इसमें बता रखा है लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, वाराणसी टू कन्याकुमारी, वाराणसी टू कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर्स। बट ये आपकी बुक का दिया हुआ है, एक्चुअली अब ये अपडेटेड है। नेशनल हाईवे 44 ये है लॉन्गेस्ट हाईवे। इसको 7 डिफरेंट हाईवेज को कंबाइन करके बनाया गया। इसको 7 डिफरेंट हाईवेज को कंबाइन करके बनाया गया, और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जा रहा है। इसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर्स। अब ये क्या आपकी बुक में दिया हुआ नहीं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए एनटीएससी के एग्जाम में जैसे आ जाए आपका, वैसे कहीं और आ जाए, अगर ये दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको इसी को टिक करना है, और नहीं तो आपको ये नेशनल हाईवे 7 का बताना है जो आपकी बुक में बता रखा है। और नेशनल हाईवे 15 ये कनेक्ट करता है दिल्ली को मुंबई से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान में मोस्ट ऑफ द जो हाईवे चल रहा है नेशनल हाईवे 8 है, ये अजमेर जयपुर वाला भी वही है, NH 8। शॉर्टेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे वो है NH 47A। इसकी लेंथ है अराउंड
6 किलोमीटर, 5.9 किलोमीटर है। इस तरह से ये कनेक्ट करता है कुंडनू टू विलिंगटन आइलैंड, कोची। कहां पर है ये? कोची। कुंडनूर टू विलिंगटन आइलैंड, कोची में। नेशनल हाईवे 47A, शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही नेशनल हाईवेज की तरह होते हैं आपके स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज ये एक स्टेट की ऑल द मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली इनकी क्वालिटी नेशनल हाईवे से कम रहेगी। इसकी मेंटेनेंस होती है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास। फिर आ जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह होते हैं ये इसकी मेंटेनेंस करते हैं। फिर आ जाते हैं विलेज रोड्स, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आपने सुना होगा डेफिनेटली। महानरेगा वगैरह में भी बेसिकली ये विलेज रोड्स बनाने का ही काम किया जाता है। जो एक बड़ा महानरेगा में जो टास्क असाइन किया जाता है वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज रोड्स। तो डिफरेंट टाइप की रोड्स हैं। एक और है, इसको समझ लेना, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बॉर्डर के एरियाज हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसका वर्क है मेंटेनेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉर इंडिया के हुए हैं, इंडिया के दोनों तरफ जो नेशंस हैं मेन, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान। वॉर हो चुका है हमारा पास्ट में इनसे। पाकिस्तान के साथ तो कंटिन्यूसली टेंशन वाला एटमॉस्फेयर रहता है, चाइना के साथ अभी आप देख ही रहे हैं। तो यहां के जो रोड्स हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मेंटेनेंस के लिए अलग से ये क्रिएट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डिपार्टमेंट आता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल पर्पस नहीं है इनका एज सच। इनका मेन ये है कि ड्यूरिंग द वॉर क्राइसिस, ठीक है, जो व्हीकल्स हैं आर्मी के व्हीकल्स, इस तरह से उनका मूवमेंट ये पूरा का पूरा देखना। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। एक बच्चों इसमें वर्ड आएगा आपका रोड डेंसिटी। अब जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, रोड डेंसिटी होता है लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। रोड डेंसिटी लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। यूनिफॉर्म नहीं है हमारे कंट्री में, नेशनल एवरेज तो है वैसे 142.68 किलोमीटर्स, 142.68 किलोमीटर्स, बट ये वेरी करता है। जम्मू कश्मीर में ऑब्वियसली बहुत कम होगा, 12.14 किलोमीटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कहां पे सबसे ज्यादा हुआ है। अगर डेवलपमेंट की अपन हॉलिस्टिक अप्रोच देंगे हर सेंस में, तो इंडिया का जो स्टेट जिसका नेम आ रहा था दैट वाज केरल। तो रोड डेंसिटी भी सबसे ज्यादा केरल में ही है, 517.77 किलोमीटर्स। आप देख सकते हैं नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये वर्ड अच्छे से समझ लेना, रोड डेंसिटी लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। ऐसे ही रोड्स को आप दो और उसमें डिवाइड कर सकते हैं, मेटल एंड अनमेटल्ड। मेटल रोड्स ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे रोड्स हैं? ऑल वेदर रोड्स, सारे वेदर्स को टॉलरेट कर लेते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, ये मड में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो अनमेटल रोड्स हैं वो मड में कन्वर्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग द रेनी सीजन,
ये स्मूथ होंगे, पॉलिश्ड होंगे। ये किसके बने होते हैं? कोलतार, सीमेंट एंड स्टोन। कोलतार, सीमेंट एंड स्टोन ये बने होते हैं लूज सॉइल एंड स्टोन के, लूज सॉइल एंड स्टोन। महानरेगा में यही बनवाए जाते हैं ज्यादा विलेजेस से। ठीक है, रेनी सीजन आता है, मड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम भी अपने यहाँ पे कई सारे रोड्स की कंडीशन देखते हैं। ठीक है, हालांकि बजट तो बहुत ज्यादा आता है, अब करप्शन वगैरह बहुत सारे इश्यूज होते हैं। 53% ऑफ द टोटल रोड्स कंट्री के दे आर मेटल रोड्स एंड 47% दे आर अनमेटल्ड रोड्स। तो ये आपका एक मेजर लैंड ट्रांसपोर्ट का था, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद सेकंड मेन आ जाएगा आपका इसमें रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवेज। रेलवेज इंडिया के सबसे बड़े, इनफैक्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर है। और वैसे भी अगर ओवरऑल बात करो तो वर्ल्ड के, मैंने आपको बताया सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से आता होगा, इंडिया के तो है ही। मोर देन 10 लाख पीपल दे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड विद द रेलवेज। डायरेक्टली एम्प्लॉयड बोल रहा हूं मैं। अब 10 लाख को आप जो उनके फैमिली पर्सन उनके ऊपर डिपेंडेंट है, आप वैसे काउंट कर सकते हो। और इनडायरेक्टली कैसे? जो कूली होते हैं, जो इतने सारे छोटे छोटे वो वेंडर्स होते हैं हर स्टेशन पे, उससे एन नंबर ऑफ पीपल इससे कनेक्टेड है, जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, जो रेलवे स्टेशन से छोड़ते हैं वहां से पिक करते हैं। इस तरह से अगर आप देखो तो रेलवेज बहुत ही मेजर ट्रांसपोर्ट का मोड है इन द कंट्री। रोडवेज के कंपैरिजन में अपन ने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे। अभी भी अगर देखा जाए कॉस्ट इसकी कम पड़ती है। एक बार अगर रेलवे लाइन स्प्रेड कर दी तो बाद में इसकी कॉस्ट कम रहती है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी हमने डिस्कस किया, हमेशा किसको प्रेफर किया जाएगा? रेलवेज को, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो इंडिया का अराउंड 4th नंबर पे आता है। थोड़ा ये डेटा चेंज होता है, वैसे 4th पे आता है। अगर एशिया की बात की जाए तो चाइना के बाद हम प्रोबेबली 2nd नंबर पर हैं। यूएस में का भी रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है, रशिया का भी रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है। इंडिया में अराउंड 7,137 स्टेशन, 7,137 स्टेशन ऑलमोस्ट हर जगह पर, ऑलमोस्ट हर जगह पर है रेलवे स्टेशन। अब आप सोचो डिस्ट्रिक्ट्स तो कितने, अराउंड 700, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक तरह से एवरेज कितना हो गया? 10 स्टेशन। अब मुंबई वगैरह में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वहां पे लोकल ट्रेन भी चलती है, वहां पे और बहुत सारे स्टेशन है। मुंबई लोकल या दिल्ली मेट्रो, इनको रियली वहां की लाइफलाइन कंसीडर किया जाता है। एंड अराउंड रेलवे जो स्प्रेड है, जो लेंथ कवर कर रहा है, वो है 66,687 किलोमीटर्स। अब तो बहुत मॉडर्नाइज हो रहा है रेलवे, इलेक्ट्रिक ट्रेन आ रही हैं। मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो रखा है अभी। मेट्रो नहीं, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया है। जापान के उससे कॉर्पोरेशन से इंडिया में बुलेट ट्रेन का जो फर्स्ट चलेगा वो होगा बिटवीन अहमदाबाद टू मुंबई। लेकिन लैंड एक्विजिशन और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एरियाज होता है जिसको एक्वायर करना होता है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। बाकी बुलेट ट्रेन इंडिया में चलेगी डेफिनेटली। मोदी गवर्नमेंट जब आई 2014 में, तो फर्स्ट उन्होंने इनके बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है। इसमें जो अहमदाबाद से मुंबई जो ये कवर करेंगे, उसमें ऐसा रहेगा बीच में एक एरिया जो अंडर द वाटर होगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग का एक तरह से मिरेकल होगा, इसके ऊपर पूरा वर्क हो रहा है। रेलवेज में भी अब प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है ऑन सर्टेन रूट्स। इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, आपने सुना होगा। एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, एक हो जाता है आपका नैरो गेज। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स, डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स। तो ब्रॉड गेज में हो जाता है 1.676 मीटर्स, 1.676 मीटर्स। आप सबने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा,
एक तो सीट्स होती हैं जो आमने सामने होती है और एक साइड बर्थ भी होती है, तो वो ब्रॉड गेज की ट्रेन्स में होगी। मीटर गेज यानी कि दो ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। और नैरो गेज में कितना हो जाएगा ये 0.762 मीटर्स, या आप कह सकते हैं, और इसमें एक और है 0.61 मीटर्स। नैरो गेज एज सच अब कहीं पे भी नहीं चलती इंडिया में। शिमला कालका वाला जो रूट है, वो जो टॉय ट्रेन है जो यूनेस्को की उसमें भी आती है, वर्ल्ड हेरिटेज कैटेगरी में आती है, वो नैरो गेज का एग्जांपल है। मीटर गेज भी अब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस से हट गई है, और है भी अगर कहीं, और जहां जहां पे है भी तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद द नैरो गेज। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवेज इंडिया के अंदर। एक जो और एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका आप वर्क भी देख रहे होंगे, वो है DGX। आप इसको DFC भी कह सकते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसको थोड़ा सा समझ लेना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? अभी क्या होता है, गुड्स ट्रेन, अब पैसेंजर ट्रेन्स एक ही ट्रैक का यूज करती हैं, तो जब भी पैसेंजर ट्रेन आएगी तो गुड्स ट्रेन को रोक दिया जाता है। ऑब्वियसली पहले पैसेंजर ट्रेन को निकालना प्रायोरिटी रहती है, गुड्स ट्रेन को रोक देते हैं। गुड्स ट्रेन की स्पीड भी कम रहती है। आपने अगर कभी काउंट किया हो तो 40 से ज्यादा वैगन इस तरह से होते हैं उसके अंदर, जो मालगाड़ी चलती है गुड्स ट्रेन, तो टाइम बहुत लगता है पैसेंजर ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में। अब अगेन वही ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, मतलब ऐसे कॉरिडोर, इसका वर्क चल रहा है। अगर आपने देखा हो आदर्श नगर के वहां से ये जो किशनगढ़ वाला रूट है, अजमेर किशनगढ़ का जो ट्रेन रूट है अजमेर जयपुर का, उसके पैरेलल ही उसका भी ट्रैक बन रहा है। तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगी, गुड्स ट्रेन। तो कहीं पे स्टॉपेज की नीड नहीं रहेगी। जो नेसेसरी है पॉइंट जहां से गुड्स कलेक्ट करने या ड्रॉप करने से वही रुकना है। पैसेंजर ट्रेन के लिए रुकने की नीड नहीं रहेगी। तो जो टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा इंडिया के अंदर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। और डबल डेकर होगा ये। अभी आप देखते हैं सिंगल वो होता है, तो ये डबल डेकर होगा, यानी एक के ऊपर एक कंटेनर होगा। एक तरह से वो कंटेनर्स, एक तरह से आप कह सकते हैं उनको, एक के ऊपर एक कंटेनर। तो सोचो कितना कॉस्ट एफिशिएंट होगा ये, और कितना ज्यादा गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कितने कम टाइम में इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये इंडिया का एक मेजर ट्रांसपोर्ट है रेलवेज, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। फिर आ जाता है आपका इसके अंदर पहले रेल बजट सेपरेट आता था, एक जनरल बजट आता था और एक रेल बजट आता था, सेपरेट था। अभी गवर्नमेंट ने दोनों को मिक्स कर दिया है, जनरल बजट के साथ ही रेल बजट भी आता है। जब लास्ट ईयर हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस डिस्कस कर रहे थे, तो कोर मिनिस्ट्रीज हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें होम मिनिस्ट्री थी, फॉरेन मिनिस्ट्री थी, डिफेंस मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, और इनके साथ ही एक और हो जाती है रेलवे मिनिस्ट्री भी। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, रेलवे का आप नेटवर्क देख सकते हैं। फिर लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा आपका पाइपलाइंस। आपके साथ डिस्कस किया, रिसेंट है ये ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। पहले वाटर ट्रांसपोर्ट, अब लेकिन इंपॉर्टेंट, अब मेन इसके थ्रू गैस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑयल ट्रांसपोर्ट, जो फर्टिलाइजर प्लांट्स जगह जगह एस्टेब्लिश हुए हैं मथुरा वगैरह में, तो ये सब इसी की वजह से पॉसिबल हुआ, पाइपलाइंस। इनकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इनिशियल कॉस्ट, बट एक बार एस्टेब्लिश हो गया, एक बार इसका नेटवर्क स्प्रेड कर दिया इन्होंने, तो उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, प्लस एक वर्ड आएगा आपका ट्रांसशिपमेंट लॉसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। ट्रांसशिपमेंट क्या हुआ, जो एक प्लेस से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगे इसमें, ठीक है, लॉसेस नहीं होंगे। कंटेनर वगैरह तो पलट जाते हैं इस तरह से, अगर बसेस वगैरह थ्रू जा रहे हैं, इसमें ये बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें जो मेन पाइपलाइंस है इंडिया की, जैसे आपको बताइए, एक तो आसाम अपर ऑयल फील्ड है जो आसाम में टू कानपुर, आसाम टू कानपुर, ये एरियाज कवर करता है। ये मथुरा आ जाएगा आपका, इसके अंदर इलाहाबाद आ जाएगा, बरौनी आ जाएगा, ये सारे एरियाज को ये कवर करेगा।
ऐसा ही है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है HVJ, या इसको HBJ भी लिखते हैं, पाइपलाइन। 1700 किलोमीटर्स की है ये। हजीरा इन गुजरात, हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। ये लिख लेना आप, आपकी बुक में भी है। हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयनगर इन मध्य प्रदेश। तो विजय लिख देता हूं आपको, हजीरा विजयनगर एंड जगदीशपुर। इसी विजयनगर को कई बार विजयनगर भी लिखते हैं। तो कहीं पे आपको ये HBJ पाइपलाइन दिखेगी, या कहीं पे आपको ये नेम लिखा हुआ दिखेगा HBJ पाइपलाइन। तो बच्चों आज हमने डिस्कस कर लिया लैंड ट्रांसपोर्ट, थोड़ा सा और इसमें रह गया, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, और फिर हम इसके आगे कंटिन्यू